हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है इसमें दो टॉपिक कवर किए हैं। और उन टॉपिक की मैं बात करूं तो वो कौन कौन से, नदर्न माउंटेन एंड नदर्न प्लेन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका कोस्टल प्लेन। इस कोस्टल प्लेन की बात करें हम लोग तो इसको कवर करने से पहले मैं थोड़े से कुछ टॉपिक आपको आज कराऊंगा, है ना। वो हमारे लिए जरूरी है आज की क्लास के लिए। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट और आइलैंड ये हम लोग कल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो लेक्चर होगा वो हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पर पहले कुछ टर्म देखते हैं। जैसे कि एक टर्म है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब ये क्या है? देखो, ये जो हमारा जो लैंड पोर्शन है कॉन्टिनेंट का, ठीक है ना, उससे लगा हुआ वो पोर्शन कॉन्टिनेंट का जिसके ऊपर वाटर आ गया है ओशियन का। तो जो बेसिकली जो सबमर्ज पार्ट है हमारे कॉन्टिनेंट का, ये वाला, इसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो स्लोप है इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोल देते हैं। और जो सेडिमेंट है यहाँ के धीरे धीरे जो यहाँ पे नीचे आ गए हैं, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल राइस बोल देते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। और कॉन्टिनेंटल जो राइस है इसके आगे का जो पोर्शन है, ये हम लोग बात करेंगे तो ये ओशियनिक प्लेट में पूरी तरीके से आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सीएचएसएल में एक क्वेश्चन आया था कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे बड़ा, है ना, वो कहाँ पर है? तो आप बताएंगे साइबेरियन शेल्फ। और ये आपको आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। और साइबेरियन शेल्फ की मैं बात करूं तो बेसिकली रशिया, है ना, ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो एक्सटेंड की अगर हम लोग बात करें तो नियर अबाउट ये आपको 1500 किलोमीटर के आसपास इसका एक्सटेंड आपको देखने को मिलता है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है पूरे वर्ल्ड का, बस इतनी सी बात। ठीक है। उसके बाद यहां पर आओ, एक वर्ड होता है एश्चुरी। एश्चुरी क्या है? देखो, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये किसका पोर्शन है भाई? ये ओशियन है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये है यहाँ पर आपका रिवर। अब जो ये रिवर आ रही है, इसके एक तरफ ही भी अगर आप देखो ध्यान से तो काफी माउंटेन वाला इलाका है, दूसरी तरफ भी माउंटेन वाला इलाका है। तो क्या हो रहा है ना, रिवर को फैलने का यहाँ पे समय नहीं मिल रहा है, मतलब जगह ही नहीं मिल रही। तो रिवर क्या करेगी, बहुत ही तेजी से जाएगी। आप एक पाइप को सोचो, अगर जो पाइप है अगर वो ज्यादा डायमीटर का होगा तो फोर्स कैसा होगा भाई? स्लो होगा। पर अगर उसको हम लोग थोड़ा सा उसका डायमीटर कम कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर बोलो कम कर दें, तो ज्यादा तेजी से पानी निकलेगा। तो जब इस रिवर को आप बोल सकते हो भाई फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो पानी बहुत तेजी से आएगा। तो जो रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है वो पूरे सेडिमेंट लेकर के सीधे ओशियन में आ जाती है। समझ रहे हो, सीधे ओशियन में आ जाती है। तो जब रिवर इस प्रकार से आती है ओशियन में, तो ये वाला जो हिस्सा है जहां पर रिवर ओशियन से मिल रही, इसी को हम लोग एस्चुरी बोल देते हैं। और एस्चुरी की खास बात क्या है आप ये भी समझो। तो जो एस्चुरी है इसमें दो टाइप का वाटर मिलेगा। एक तो यहाँ पर रिवर का फ्रेश वाटर भी मिलेगा, ठीक है ना, रिवर का फ्रेश वाटर भी मिलेगा। और साथ में यहाँ पर ओशियन का जो आपका सॉल्ट वाटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई। तो ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों टाइप के वाटर का। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो फिशिंग वगैरह है वो भी देखने को मिलती है। तो ये होता है एश्चुरी। तो एश्चुरी समझ पा रहे हो ना? बेसिकली रिवर जो है वो आप बोल सकते हो फैल नहीं पा रही है, तेजी से फ्लो करती है, तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स वगैरह है वो लेकर के सीधे ओशियन में आ जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों टाइप का वाटर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह काफी अच्छी होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। अब यहाँ पर एक वर्ड होता है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है? तो सुनो, जो ग्रीक अल्फाबेट है सपोज कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट अल्फाबेट मान लो ए है, सेकंड अल्फाबेट बी है, थर्ड आपका सी है, और फोर्थ अल्फाबेट जो है उसको वो लोग डेल्टा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो जो डेल्टा है इसको वो लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है। अब ये जो डेल्टा है, जब मैं रिवर की बात करूंगा तो भी हम लोग ये डेल्टा वर्ड क्यों यूज करते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता क्या है, सपोज करो ये कोई रिवर है जो अपने सोर्स से निकल रही है और कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। डायरेक्शन मैं क्यों बना रहा हूँ, मतलब ताकि आपको पता हो कि भाई रिवर का मतलब फ्लो कैसा हो रहा है। ये मान लो रिवर का डायरेक्शन है। अब इस रिवर में अलग अलग इसकी छोटी मोटी कुछ क्या आ रही है भाई, मान लो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल जा रही हैं, सहायक नदियां आकर के यहाँ पे मिल जा रही हैं रिवर के साथ में। और ये जो रिवर है ये अगर आप देखो तो एक्सटेंड होती हुई चली जा रही है।
एक्सटेंड होती हुई जाती है ये, और ये फाइनली जा करके आप बोलोगे ये गिरती है किसमें? ये गिरती है जा करके ओशियन में, या फिर मैं बोल देता हूँ सी में, सागर महासागर में जाकर के गिरती है। तो जब ये सागर महासागर में जाकर के गिरेगी तो रिवर क्या करेगी? ये वो रिवर है जो आप बोल सकते हो जो दो पहाड़ों के बीच वगैरह से नहीं फ्लो कर रही है ना? ये जो रिवर है बात करेंगे तो नॉर्मल एरिया में फ्लो हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है वो स्लोप काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे रिवर जो है अपने लास्ट स्टेज में आ रही है, इसका जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। तो एक तो स्लोप भी कम हो रहा है, तो भी रिवर की स्पीड क्या हो जाएगी? काफी कम हो जाएगी। और दूसरी बात, वाटर जो है अगर आप मैं बात करूं धीरे धीरे जो है फैल भी रहा है, या फिर जो लास्ट स्टेज तक जब वाटर आएगा तो पानी भी काफी कम रह जाएगा। समझ रहे हो? एक तो स्लोप कम होने की वजह से स्पीड स्लो है, और वाटर भी कम रह जाएगा लास्ट स्टेज में। और रिवर जहां पर ओशन में मिलती है उसको रिवर का माउथ बोलते हैं। तो यहाँ पर रिवर अपने साथ जब आ रही है तो सेडिमेंट्स वगैरह भी लेकर के आ रही है। समझ रहे हो? रिवर अपने साथ क्या लेकर के आ रही है? सेडिमेंट्स वगैरह भी लेकर के बहुत सारे आ रही है। तो रिवर जो ओशियन का माउथ है वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो ला देगी। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके नीचे जाते जाएंगे, और धीरे धीरे करके जो ओशियन सरफेस है रिवर के माउथ पे बहुत ज्यादा शैलो हो जाएगा। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ज्यादा गहराई उसमें नहीं रहेगी। और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया बना जहां पे सेडिमेंट आए, फिर यहीं पर क्या हो जाएगा? ये जो रिवर है ये धीरे धीरे क्या करेगी? इसी के ऊपर से निकलना चालू कर देगी ऐसे ऐसे, और जाकर के ओशन में मिल जाएगी। ठीक है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मान लो रिवर आई ऐसे, और फिर ये इस तरीके से देखो दोनों तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे फैल रहा है। अगर इसका आप अगर शेप देखो तो ये कुछ ऐसा फैल रहा नहीं फैल रहा? इसको अगर मैं ऐसे बताऊं, ये देखो ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यानी कि डेल्टा बन नहीं रहा है ना? तो हुआ क्या? रिवर अपने साथ आई, बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आई, धीरे धीरे सेडिमेंट जमते गए जमते गए जमते गए, और काफी ऊपर तक आ गया सेडिमेंट। और फिर धीरे धीरे रिवर क्या कर रही है भाई? ओशियन में इसी डेल्टा से आप बोल सकते हो, मतलब ये जो सेडिमेंट है इसी के ऊपर से देखो धीरे धीरे करके कई पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी जैसा बना लिया है, और फिर फाइनली ओशियन में मिल जाएगी। तो इसी को बोल देते हैं डेल्टा। तो अगर मैं सिंपल समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि जो रिवर है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है ना? क्योंकि लास्ट जो इसका स्टेज होता है जब ओशियन में मिलने के लिए पहुंचती है तो वहां पे स्लोप काफी कम है। ठीक है? और दूसरी बात, वाटर कंटेंट भी काफी कम है, काफी दूर से आ रही है रिवर। और रिवर का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है यार, स्लोप ऐसा होगा इसलिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सिंपल सी बात है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मतलब स्लोप कैसा? इस तरफ है। पर स्टार्टिंग की तरफ में स्लोप ज्यादा होगा, है ना? कोई भी चीज ऊपर से ही तो नीचे की तरफ आएगी, है ना? तो स्लोप जैसे जैसे कम होगा स्पीड कम होता हुआ चला जाएगा, और स्पीड कम हो जाएगा तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आई है छोटे छोटे वो यहाँ पे जमाने लगेगी। और धीरे धीरे जो पूरा माउथ है ओशियन का जहां पर रिवर आकर के मिल रही है, वहां पे सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाएगा। और फिर उसी डिपोजिशन में से जो रिवर है ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स में देखो इस तरीके से निकलते हुए जाके फाइनली ओशियन में मर्ज हो जाती है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग जो है ज्योग्राफी में क्या बोल देते हैं कि रिवर क्या बना रही है भाई? यहाँ पे डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। तो बेसिकली डेल्टा क्या है? तो आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलर शेप्ड फीचर है एलुवियल डिपॉजिट का, है ना? और ये कहाँ पे बन रहा है भाई? एट द माउथ ऑफ रिवर, मतलब रिवर का माउथ कहाँ पर है? जहां पर वो ओशियन में मिल जा रही है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आप लोग देखो तो दोनों तरफ यहाँ पे पहाड़ियां वगैरह हैं, तो जो रिवर है इसको फैलने की जगह नहीं मिल रही। तो रिवर जो है यहाँ पर जो है बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो है, पर यहाँ पर इतनी ज्यादा स्लो नहीं है। समझ में आ रहा है? इतनी ज्यादा स्लो नहीं है। ठीक है? तो जितना भी सेडिमेंट्स लेके आएगी वो पूरा सेडिमेंट्स लेकर के सीधे ओशियन में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एस्चुरी बनता है। और जो एस्चुरी बनेगा हम लोग बात करेंगे, तो एस्चुरी कैसा होता है? ये काफी ज्यादा डीप होता है, काफी ज्यादा हम बात करें तो गहरा होता है। ये चीज भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो एस्चुरी होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है, गहरा होता है। लेकिन जो डेल्टा होता है, क्या वो डीप होगा क्या? खुद सोचिए, क्या डेल्टा आपका डीप होगा? क्योंकि डेल्टा में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है आपका जो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो सेडिमेंट्स है वो आकर के जमा हो रहे हैं, तो ये ज्यादा डीप नहीं होगा, है ना?
ये काफी ज्यादा आप बोल सकते हो कि भाई ये एक शैलो सरफेस हो जाएगा आपका डेल्टा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो चीजें हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, डेल्टा कब बनता है और एस्चुरी कब बनता है। ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे। अब एक और चीज देख लेते हैं, लगून क्या होते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कोस्टल प्लेन को करेंगे। अच्छा, लेक्चर छोटे हो रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, बस कुछ समय बाद जो है थोड़े से बड़े बड़े लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब लगून क्या होता है सुनो। लगून जो है वो कुछ नहीं है भाई, वो एक प्रकार की लेक ही है। लगून कुछ नहीं है, एक प्रकार की क्या लेक है, झील है। बस ये कहाँ पे पाई जाती है भाई, ये आपके कोस्टल एरिया में मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है, कोस्टल एरिया में मिलती है। अब इन्हीं लगून को हम लोग बैक वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, बैक वाटर लेक के नाम से भी लगून को जानते हैं। बैक वाटर क्यों बोलते हैं भाई, तो इसको आप बहुत ही आराम से समझ सकते हो बैक वाटर क्यों। देखो, मान लो जो ओशियन है उसमें जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, आप देखोगे कि वो मान लो कोस्ट की तरफ आती हैं, कोस्ट की तरफ आती हैं, कोस्ट की तरफ आती हैं। फिर उसमें से कुछ वाटर जो है वो वापस चला जाता है, पर कुछ जो वाटर जो वापस नहीं जा पाता है ना, वो कोस्टल एरिया में ही रह जाता है। और इस प्रकार से आप बोल सकते हो धीरे धीरे थोड़ा सेपरेट भी रहता है, किससे, ओशियन से या फिर सी से। तो ये जो रुका हुआ वाटर है या जो बैक वाटर है, इसी को हम लोग लगून बोल देते हैं। समझ में आया। ये वेव्स आई ऐसे ऐसे, वेव्स आई ऐसे 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 ऐसे, फिर वेव्स जो है वापस भी जाती है, पर कुछ वाटर वहीं रह गया, कोस्टल एरिया में ही रह गया। तो उसी से लगून का फॉर्मेशन हो गया। और इसी लगून को हम लोग बैक वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं। और जो लगून होते हैं उनको केरला में क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं। लगून को केरला में क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं। अब लगून के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि चिल्का लेक है ना, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर बात करें तो चिल्का लेक ये आपको कहाँ पे मिलेगा, चिल्का लेक आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ये भी एक लगून लेक है भाई। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग अभी केरला में बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेम्बानद लेक। बहुत ही फेमस लेक है भाई वेम्बानद जो लेक है। ये बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट लेक है हमारे कंट्री का वेम्बानड लेक। ठीक है, पर ये जो वेम्बानड लेक है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, केरला में। और जो आपका चिल्का लेक है ये हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, तो ये हमको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो आप लोग के भाई जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि वही मोटिव है ना। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं ये लगून क्या होता है, बैक वाटर क्या होता है, इस पे देखो आ नहीं पाऊंगा, है ना। इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से आप लोग के साथ में डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। डन। तो चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है, वेम्बनाड लेक आपका केरला में है, और दोनों ही लगून लेक है। और लगून को केरला में क्या बोलते हैं, कयाल्स। कयाल कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। डन। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, डेल्टा, एस्चुरी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फॉर्मेशन ऑफ लगून हम लोगों ने देख लिया। और अब स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो कोस्टल प्लेन हैं, ब्रॉडली हम बात करें उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हो जाएगा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कैसे, यहाँ पर इमेज अगर आप लोग देखो, इमेज अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। अब यहाँ पे कोस्टल प्लेन मतलब क्या, इस वाले इमेज को देखोगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पहाड़ियां हैं। ये हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू में पढ़ेंगे, ये पहाड़ियां हैं। ये इधर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पहाड़ियां दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये जो हिल्स हैं इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस वाले हिल्स को। और इसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये जो मैदानी इलाका है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट यानी कि जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं उसके बीच में और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये वाला जो प्लेन का इलाका, इसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। इसको मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूं तो आपको शायद और समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कोंकण लिखा है, कोंकण भी क्या है भाई, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। यहाँ
पर आपको नदन सरकार लिखा हुआ दिख रहा है। नदन सरकार क्या है? ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। यहाँ पर आपको कोरोमंडल कोस्ट दिख रहा है। कोरोमंडल जो कोस्ट है वो क्या है भाई? वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। ये देखो आपको यहाँ पे मालाबार कोस्ट दिख रहा है, वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या है भाई? ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे कर लिया गया, है ना। ये कोंकण कोस्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे मालाबार कोस्ट दिख रहा है। ये देखो ये पूरा कोरोमंडल कोस्ट है। ये आपका नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है ना। ये आपका नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है। तो ये जो चीज है मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। तो अगर आप ये वाला इमेज अगर देखो, दोनों में से कोई भी देखो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये देखो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये अगर आप लोग देखो तो ये काफी ज्यादा ब्रॉड दिख रहे हैं। ये काफी ज्यादा ब्रॉड दिख रहे हैं, काफी चौड़े दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है देखो, ये काफी आपको कैसे दिख रहे हैं? सकरे दिख रहे हैं, नैरो दिख रहे हैं। काफी ज्यादा सकरे दिख रहे हैं, नैरो दिख रहे हैं, जबकि ये वाले आपको काफी ज्यादा ब्रॉड दिख रहे हैं, चौड़े दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये काफी ज्यादा यहाँ पे जो प्लेन है ये काफी चौड़े हैं, ठीक है ना। ये देखो काफी चौड़े हैं, जबकि यहाँ पर आपको जो है वो बिल्कुल सकरे सकरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सकरे सकरे आपको प्लेन इलाका देखने को मिलेगा भाई, नैरो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे पॉइंट आप लोग के साथ में डिस्कशन करना है उसके ऊपर आते हैं। पर सबसे पहले हम लोग आते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनके क्या नाम है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्या नाम है। उसके बाद जो है इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे गुजरात में है, ये आप जो देख रहे हो ना कच्छ और काठियावाड़, ये कहाँ पर है भाई? ये आपका गुजरात वाला इलाका है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन आप देखें, ये 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 आपका हो जाएगा कच्छ कोस्टल प्लेन, और इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। तो कच्छ कोस्टल प्लेन और काठियावाड़ कोस्टल प्लेन दोनों ही आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। और एक बात और, जो काठियावाड़ कोस्टल प्लेन है इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सौराष्ट्र प्लेन, है ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सौराष्ट्र प्लेन। एक्चुअली जो सदर्न गुजरात है उसको हम लोग सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग सौराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र प्लेन या फिर सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन आप इसको लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सौराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र कोस्ट लिख देता हूं, है ना। सौराष्ट्र तट लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिख लो? सौराष्ट्र कोस्ट लिख लो। पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ही क्लियर हो जाना चाहिए और बाकी तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो ये देखो ये वाला आपका हो जाएगा कच्छ वाला, उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा सौराष्ट्र वाला। ये आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनके नेम है भाई, और ये नेम एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनके नेम। उसके बाद ये जो कोंकण कोस्ट है, ये इसकी शुरुआत होगी यहाँ से, और ये पॉइंट का नाम आपको पता होना चाहिए। ये है दमन। ये क्या है? दमन। दमन से शुरुआत होगा और ये खत्म होगा यहाँ। और ये क्या है भाई? ये है आपका गोवा। गोवा। और ये कौन सा स्टेट है भाई? ये आपका महाराष्ट्र। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कोंकण कोस्ट आपका फैला हुआ है दमन से लेकर के गोवा तक। यानी कि दमन, महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है उसको हम लोग कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। और कोंकण कोस्टल रीजन में जो है कोंकणी लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलती है। तो मैं फिर से बता रहा हूं भाई, दमन से लेकर के गोवा, दमन से लेकर के गोवा क्या मिलेगा हमें? हमें कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोंकण कोस्ट हमको देखने को मिलता है, दमन से लेकर के गोवा। कलर चेंज कर रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो कोंकण कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो दमन से लेकर के गोवा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो है पॉइंट आपको दिख रहा है, ये है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो कोस्ट दिख रहा है उसको आप कन्नड़ कोस्ट बोलते हो, या फिर इसी को ही हम लोग कैनरा कोस्ट भी बोल देते हैं। कन्नड़ कोस्ट या फिर कैनरा कोस्ट भी बोल देते हैं, तो दोनों ही एक ही चीज है। और आपको पता है कि कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज चलती है भाई? कन्नड़ चलती है ना। और कैनरा बैंक भी कहाँ का है भाई?
कैनरा बैंक जो है वो भी कर्नाटक का ही है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। तो इसी को हम लोग कैनरा कोस्ट भी बोल देते हैं, कन्नड़ कोस्ट या फिर कैनरा कोस्ट। उसके बाद मालाबार कोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? केरला में। मालाबार कोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आता है मालाबार कोस्ट जो है वो कौन सा कोस्टल एरिया में आता है? तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आता है, और ये केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, दमन से लेकर के गोवा तक कोंकण है, कर्नाटक में आपका कन्नड़ या फिर कैनरा है, मालाबार आपका केरला में है। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा है भाई, और ये है वेस्ट बंगाल, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो कहाँ से कहाँ तक क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर एक रिवर है, और ये जो रिवर है वही ये कोस्ट को आप बोल सकते हो, आप मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब डिवाइड करती है। तो ये है कृष्णा रिवर, यहाँ पर जो है कृष्णा रिवर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो कृष्णा रिवर के जो नीचे वाला पोर्शन है वहां तक आपको कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो कृष्णा रिवर है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगा। तो कोरोमंडल जो कोस्ट है वो एक ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ठीक है ना, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। और हम अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का पूरा हिस्सा जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में आता है। उसके बाद हम बात करें आपका, ये कृष्णा नदी से लेकर के, है ना, ये वाला जो आप पोर्शन देखेंगे, यहाँ पर जो रिवर है वो है महानदी। कृष्णा नदी से लेकर के ये जो महानदी तक है, ये वाला इलाका कहलाता है नदन सरकार कोस्ट। क्या कहलाता है भाई? नदन सरकार कोस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नदन सरकार कोस्ट। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा वो उत्कल कोस्ट है। उत्कल कोस्ट को यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी दिखा दिया गया है, पर याद रखना उत्कल कोस्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा मेनली कहाँ पर? उड़ीसा में, है ना। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा भाई। और बेसिकली जो महानदी का जो प्लेन इलाका है वहीं पर आपको उत्कल कोस्ट देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे सबको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृष्णा नदी के नीचे आपको मिलेगा कोरोमंडल, यानी कि कंप्लीट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है। नदन सरकार कृष्णा और महानदी के बीच में, इसमें कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का और कुछ हिस्सा उड़ीसा का आता है। और महानदी के आसपास में जो उड़ीसा का जो प्लेन है, ये वाला, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कोस्टल प्लेन बोलते हैं। कौन सा? उत्कल कोस्ट है ये, मान लो इतने को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको हम लोग बोल देते हैं उत्कल कोस्ट। ये आपका है उत्कल कोस्ट। तो इतना आप लोग याद रखना। एक उत्कल एक्सप्रेस भी निकलती है उड़ीसा से, है ना, दिल्ली की तरफ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला ये जो नेम नॉमेनक्लेचर है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग क्या करेंगे, कुछ फीचर्स हमको पढ़ने हैं इन दोनों टाइप के। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्या फीचर हैं, और फिर देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्या फीचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये फीचर जो है एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है भाई, ये कैसे हैं? अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो है मुझे देखने को मिलेंगे थोड़े से नैरो देखने को मिलेंगे, है ना। ये कैसे देखने को मिलेंगे? थोड़े से नैरो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को इमेज भी यहाँ पे दिखाई थी, है ना। देखो, ये जो वेस्टर्न वाले नैरो हैं, और जो आपके ईस्टर्न वाले हैं ये काफी आपको ब्रॉड देखने को मिल रहे हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये काफी ब्रॉड आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास में ज्यादा जगह नहीं है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें लिख देते हैं कि ये नैरो होते हैं, है ना। और इनके बारे में हम लोग बात करें इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये कैसे होते हैं भाई? ये थोड़े से वाइड होते हैं काफी। हम लोग बात करें तो ये चौड़े होते हैं एक प्रकार से। ठीक है ना, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये थोड़े से चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम लोग चलें।
पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम लोग चलें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कैसे बने हैं। तो याद रखना ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है। ये क्या है? सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसको पानी में डूब गया एक प्रकार से आप समझो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये कैसे है भाई। ये मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखा रहा हूँ आपको, ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है भाई। ये थोड़ा सा डीप में क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे प्लेन है भाई, अगर ये वाले आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। ये वाला अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक वाला तो सबमर्ज मैंने बता दिया, और दूसरे वाले आप इसको ऐसे लिख लेना, ये आपके इमरजेंट कोस्ट है। ये इमरजेंट कोस्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोनों में डिफरेंस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये थोड़ा सा बस सुन लेना, आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगी। ये इमरजेंट कोस्टल प्लेन है। देखो इन दोनों में डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखो एनसीईआरटी जो है ना 11th क्लास की, उसमें एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि भाई आप लोगों ने एक शहर का नाम सुना होगा, सिटी ऑफ द्वारका। सिटी ऑफ द्वारका, वही भगवान कृष्ण वाली द्वारका की बात हो रही है। वो पहले हिस्सा थी मेनलैंड का, है ना। अर्लियर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट हुआ करती थी क्या, इंडियन मेनलैंड का। बाद में हम बात करेंगे तो जो सी लेवल है वो काफी बढ़ गया, सी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। और अब अगर आप सोचो कि मान लो कि ये पूरा कोस्टल एरिया मान लो पहले रहा होगा, ठीक है, फिर इतना वाला जो हिस्सा है ये पानी से ढक गया, ये वाटर से ढक गया मान लो, यानी कि सबमर्ज हो गया। तो इसी वाले हिस्से में मान लो द्वारिका भी रही होगी, तो ये पूरा हिस्सा नीचे चला गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, मतलब, है ना। ये जो कोस्टल प्लेन है वो बात करें हम लोग तो किस प्रकार से लगते हैं कि भाई ये डूब गए हैं पूरे, है ना, पानी में। इस प्रकार से अगर आप लोग बात करें तो इसको आप बोलोगे। दूसरी तरफ इमरजेंट कोस्टल प्लेन मतलब क्या है, यहाँ पर जो सी का लेवल है मान लो वो डाउन हो जाए, तो जो लैंड पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, जो लैंड पोर्शन थोड़ा ऊपर आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर लगातार क्या हो जाए, डिपोजिशन होता जाए। बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट और लिखाता हूँ तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग ये लिख लो कि ये वाले जो हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पर जितनी भी रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। यहाँ पर जो रिवर है वो एस्चुरी बनाती हैं, जबकि यहाँ पर जो रिवर है वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे डेल्टा मिलता है, यहाँ पे एस्चुरी मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेल्टा होता है उसमें रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर के आती हैं। तो धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स जो जम रहे हैं, हाँ धीरे धीरे सेडिमेंट्स लगातार यहाँ पे आते जा रहे हैं, रिवर्स बहुत सारी है आती जा रही है, और अपने साथ में देखो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा बना रही है, ठीक है। देखो डेल्टा बन रहा है, देखो डेल्टा बन रहा है, ये देखो यहाँ पे भी डेल्टा बन रहा है, ठीक है। तो रिवर जो है डेल्टा बना रही है, तो मतलब कि अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेकर के आ रही है। तो धीरे धीरे मिट्टी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऊपर होती जा रही है, समझ रहे हो, एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो इसलिए इसको इमरजेंट कोस्टल प्लेन बोलेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो सी लेवल है वो फॉल हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रिवर जो है पानी लेकर के आ जा रही है, और जो मिट्टी है वो सीधे लेकर के समुद्र में चली जा रही है, ओशियन में लेके चली जा रही है। मतलब जो माउथ वगैरह है उसके ऊपर कुछ धीरे धीरे ऊंचाई नहीं बढ़ रही है ना। मतलब जो कोस्टल एरिया है वहां पे मिट्टी इकट्ठा नहीं हो रही है, वो सीधे समुद्र में चली जा रही है, जबकि यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। इसलिए इसको इमरजेंट कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, और इसको सबमर्ज कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, है ना। आई होप बात समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई तो याद रख लेना कि इनको सबमर्ज बोल देते हैं, इनको इमरजेंट कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या ये वाले एरिया में डेल्टा बनता है? नहीं बनता। यहाँ पे पहाड़ियों के बीच से नदियां फ्लो होती हैं, जब रिवर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो है बात करेंगे तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, इसलिए सेडिमेंट्स वगैरह भी काफी ज्यादा इकट्ठा होते हैं। अब अगली बात हम लोग यहाँ पे करें तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई। हाँ, ये वाले जो कोस्टल प्लेन है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखो यहाँ पर तो बहुत ही कम है, यहाँ पे पहाड़ियां ज्यादा आ गई हैं,
देखो ये बीच में पहाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, ठीक है। लेकिन नीचे देखो, नीचे थोड़े से चौड़े हैं। और यहाँ वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, ये थोड़े से यहाँ पे चौड़े हैं। मतलब बीच में ये नैरो हैं। लेकिन ये नॉर्थ में और साउथ में अगर आप जाओगे तो ये वाइड दिखते हैं, है ना। नॉर्थ और साउथ में ये कैसे दिखते हैं भाई? वाइड दिखते हैं। और मिडिल में अगर आप देखोगे तो ये आपको कैसे दिखेंगे? बिल्कुल नैरो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो कोस्टल प्लेन है ये नैरो है। कहाँ पर भाई? मिडिल में। नैरो है मिडिल में। और और जो आपका ब्रॉडर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्रॉडर है कहाँ पर? मतलब काफी ज्यादा चौड़े हैं कहाँ पर भाई? ये ब्रॉडर है आपके नॉर्थ एंड साउथ में। डमरू समझते हो? शंकर भगवान का कुछ वैसा बन जाएगा, है ना। तो ब्रॉडर है कहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ में। और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर तो हम लोग बात करें तो लगभग एक कंटिन्यूअस ही दिखते हैं हमको एक तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे गैप आपको दिखते हैं ना, कहीं पर देखो पहाड़ियां पूरी आ गई हैं, है ना, तो वहां पे वो नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, ये एकदम कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलेंगे। ये लगभग एक जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको बीच बीच में आपको ब्रेक देखने को मिलता है। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर गायब हो गए कहीं कहीं पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर है, इधर है। ये देखो यहाँ पर है। जबकि यहाँ पर देखो पूरा कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो रिवर है वो लगातार सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आ रही है। रिवर जो लगातार सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आ रही है। तो ये नैरो है, ये वाइड है। ये सबमर्ज है, ये इमर्जेंट है। ठीक है। और ये एस्ट्री बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। और एक पॉइंट और चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इमर्जेंट, इमर्ज, सबमर्ज का मतलब क्या हो रहा है कि जो सी लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब एक बात सोचो, अब एक बात सोचो, मान लो मुझे एक अपना शिप लेकर के आना है। तो शिप को अगर मुझे लेकर के आना है और ये प्लेन जो है काफी चौड़े चौड़े हैं, प्लेन जो काफी चौड़े चौड़े हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो शिप है वो एकदम पीछे तक मैं नहीं ले जा पाऊंगा, समझ रहे हो। लेकिन जब यहाँ पर जो नैरो नैरो हैं, एकदम पतले पतले हैं, तो शिप मेरे काफी अंदर तक चले आएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गहराई काफी ज्यादा होगी। गहराई जो होगी काफी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे गहराई के पीछे और कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर गहराई के पीछे और कारण क्या है कि जो रिवर हैं वो डेल्टा वेल्टा तो बनाते ही नहीं है। सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनेंगे। कहाँ पे? कोस्टल एरिया में, वो सीधे सीधे ओशियन में चले जाएंगे। जबकि यहाँ पर देखो सेडिमेंट्स वगैरह लगातार आएंगे। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है वो भी आपको देखने को मिलेगी काफी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बड़े-बड़े शिप हैं, है ना? उसको पूरा यहाँ तक लाने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो वाटर चाहिए वो एकदम से नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर तो आराम से मिल जाएगा ना, क्योंकि ये काफी ज़्यादा इसलिए ये डीप होते हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये काफी, देखो ये बहुत पतले-पतले नैरो-नैरो हैं, है ना? तो जो आपका जो शिप है वो काफी अंदर तक चला आएगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ तक वो आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे मिट्टी आ रही है, लगातार यहाँ पे मिट्टी आ रही है। ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर डिपोजिशन बन रहा है, धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा डिपोजिशन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर जो मिट्टी आ रही है वो सीधे समुद्र में चली जा रही है एकदम। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जगह पे धीरे 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 बनेगा। ठीक। तो बस इतना अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल पोर्ट के लिए बेस्ट कौन सा है, नेचुरल पोर्ट के लिए बेस्ट कौन सा है? नेचुरल पोर्ट के लिए ये वाला बेस्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। नेचुरल पोर्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। और हम बात करेंगे, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नेचुरल पोर्ट का इशू बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल पोर्ट के लिए ज़्यादा सपोर्टिंग फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो नेचुरल पोर्ट है यहाँ पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जबकि वहाँ पर हमको नेचुरल पोर्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा हो गया है, पर पढ़ाया इसीलिए है क्योंकि आपको समझ में आए। ये आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं कि कौन सी तरफ नेचुरल पोर्ट हमको ज्यादा मिलते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ज्यादा मिलते हैं। एक तो रीजन क्या है, देखो अगर ये मान लो ये ऐसा है ना, ये देखो कुछ ऐसा ऐसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो देखो शिप पूरा यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे ये देखो डीप भी है,
ये काफी डीप भी है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो जो शिप है वो पूरा यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, समझ रहा है। यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े शिप फिर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह बार बार निकालने पड़ते हैं नीचे से। जैसे चेन्नई पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, उसको बार बार वहाँ के जो स्लिट हैं, जो मिट्टी है, वो सब हटाना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि वेस्टर्न एरिया में ऐसा है नहीं, तो वहाँ पे आराम से आप मेंटेन भी कर पाते हो। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। पर मेनली आपके एग्जाम में क्या आएगा, सुन लो भाई। मेनली आएगा ये वाला स्लाइड, इसके नाम वगैरह मेनली पूछा है, लगून क्या होते हैं ये सब पूछा जाएगा, और एक फीचर, दो तीन फीचर और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अभी बस मानसून जब पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना कि जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, इसमें क्या होता है भाई, विंटर रेनफॉल होती है। ये बस लिख लेना, ये एक्सप्लेन मानसून के समय ही हो पाएगा। यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है, इसलिए चेन्नई वगैरह में आप देखोगे कि सर्दियों के समय में फ्लड वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, और मालाबार कोस्ट की खास बात क्या है भाई, मालाबार जो कोस्ट है इसकी खास बात है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या मिलते हैं हमको, कयाल देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, कयाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मैं नोट लिख देता हूँ, और मैं नोट लिख देता हूँ किसके ऊपर में, मालाबार कोस्ट के बारे में, कि मालाबार जो कोस्ट है जो कि केरला में है, यहाँ पर बहुत सारे कयाल तो मिलते हैं, पर एक बहुत ही फेमस कयाल है, और उसका नाम क्या है भाई, पुन्ना माडा कयाल। क्या है भाई, पुन्ना माडा कयाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। पुन्ना माडा कयाल, पुन्ना माडा कयाल जो है भाई, केरला में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पुन्ना माडा कयाल, क्योंकि हर साल इसी कयाल पे या फिर इसी लेक पर हमको देखने को मिलती है एक क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन देखने को मिलता है। और वो कंपटीशन होता है किसका, वेल्लम कली का कंपटीशन होता है भाई, वेल्लम कली। अब ये वेल्लम कली क्या है भाई, वेल्लम कली का मतलब होता है बोट रेस। केरला वगैरह में आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में बोट रेस होती है। और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में, और इस बोट रेस का जो नाम होता है वो होता है आपका नेहरू ट्रॉफी। क्या होता है भाई, नेहरू ट्रॉफी। ठीक है ना, तो वेल्लम कली होती है यहाँ पे, यानी कि बोट रेस होता है, और उसका नाम होता है नेहरू ट्रॉफी। अब ये जो लेक है, क्या नाम है इसका, पुन्ना माडा लेक या फिर पुन्ना माडा कयाल। इसके बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज नथिंग बट दी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ वेम्बानड लेक या फिर वेम्बानड कयाल। ठीक है ना, एक्चुअली है क्या, जो वेम्बानड जो आपका लेक है या फिर जो वेम्बानड जो कयाल है, ये केरल के कई डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। तो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना, बात करें तो किसको, जो आपका जो पुन्ना माडा कयाल है ना, बोलते हैं किसको, वेम्बानंद लेक को। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें जो पुन्ना माडा कयाल है, ये इसको कहाँ पर बोलते हैं, कोई बता सकता है। पुन्ना माडा जो कयाल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा भाई, केरला के। ये आपको लेक्चर के बाद में सर्च करना है भाई, है ना। ठीक है, और जो वेम्बनाड जो लेक है इसी का, मतलब वेम्बनाड जो लेक है इसी का एक पार्ट है पुन्ना माडा कयाल। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो नेहरू ट्रॉफी है या फिर जो वेल्लम कली है ना, जो बोट रेस है वो कौन सी लेक पर होता है, अगर पुन्ना माडा कयाल या फिर पुन्ना माडा लेक ऑप्शन में ना आए, तो आप वेम्बनाड लेक लगा करके आना। और इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये वेम्बनाड जो लेक है वो लॉन्गेस्ट है भाई इंडिया में, लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन केरला, है ना। इससे लंबी लेक हमारे देश में कोई दूसरी नहीं है। ठीक है, आई होप बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रख सकते हैं हम लोग, हाँ, ये जो वेल्लम कली है, जो बोट रेस है, कब होता है भाई, जो ओणम फेस्टिवल होता है ना केरला में, उस समय ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इतना ही पढ़ना है। एग्जाम में क्या आएगा,
इसके नाम आएंगे, वाटर, विंटर रेनफॉल वगैरह पूछ लेगा, ठीक है ना। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, ये सब इंपॉर्टेंट है। लगून थोड़ा सा समझ समझ गए हो, ठीक है ना। एस्चुरी, डेल्टा मैंने आपको समझा दिया है ताकि आज की क्लास में मैं यूज कर पाऊँ, ठीक है। और ज्यादा इसको इसके पीछे मत पड़ना, बस इतना याद रख लेना कि ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन, मतलब कि आप ऐसा बोल दो कि भाई हुआ क्या है कि ये बड़ा प्लेन था तो इसका इतना हिस्सा जो है वो डूब गया, इसलिए ये नैरो भी हो गया, इसीलिए ये नैरो हुआ है, नहीं तो नैरो थोड़ी होता इतना, समझ रहे हो। और ये वाइड क्यों, क्योंकि लगातार इसमें जो है आप बोल सकते हो डिपोजिशन आज भी हो रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये इमर्जेंट है। और इसमें आप ये भी बोल सकते हो भाई, ऐसा बोल सकते हो कि हो सकता है जो सी लेवल जो है राइस हो गया हो, इतना ज्यादा यहाँ पे आ गया मिट्टी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक। डन। और जो एशरी वाली जो रिवर्स वगैरह जो होती है ना, वो जिन इलाकों से होती हैं तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं कर पाती, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा स्लोप होता है, पहाड़ी इलाकों से होता है ना। तो जो बड़े बड़े जो होते हैं ना वो साइड में हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे कण उनके पास ज्यादा होते नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, जबकि डेल्टा वाला जो है वो मैदानी भागों से भी होते हुए फिर आती है धीरे 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 धीरे, मतलब काफी लंबी यात्रा तय करती है ना। तो वो बड़े बड़े जो चट्टानें उनको भी काट करके सेडिमेंट्स के रूप में ले आती हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।